नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। गुजरात की एक अदालत ने नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को नरोदा पाटिया में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में दोषी करार दिया है। 2002 में हुए दंगों में नरोदा पाटिया में 90 मुसलमान मारे गए थे। मारे गए लोगों में कई औरतें और बच्चे भी शामिल थे। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब एक मंत्री को सांप्रदायिक हिंसा और साजिश का दोषी पाया गया है। नरोदा पाटिया में हुई हिंसा में अदालत के फैसले के क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद होंगे। स्टूडियो में नीना व्यास जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 3-4 दशकों से राजनीतिक रिपोर्टिंग करती रही हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और जल्द ही कई और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन नीना व्यास जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज ये जो फैसला आया है, हालांकि 10 साल लगे इस फैसले को आने में, लेकिन इस फैसले से एक हौसला मिलता है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, कोई कितना भी ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन इंसाफ मिल सकता है। जरूरत है सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ने की। ये बिल्कुल, मगर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात में चल रहा था सिलसिला इन्वेस्टिगेशंस का, उसमें उन्होंने कई जो पावरफुल लोग थे, जो प्रभावी लोग थे, उनका नाम हटा दिया था अक्यूज की लिस्ट में। ये तो एसआईटी जो बनी सुप्रीम कोर्ट के नजरों के नीचे, ये जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बनी, उसने ये कुछ नाम जोड़े। माया कोडनानी का नाम एसआईटी ने जोड़ा और आज उसको दोषी पाया गया है। और दोषी ही नहीं, उसको क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत और मर्डर के तहत ये 2 चार्जेस जो उनके ऊपर लगे हैं, काफी हीनियस क्राइम्स हैं। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये भी होता है कि कंस्पिरेसी में कौन कौन और लोग थे। अब ये तो क्योंकि जो सुनने में आया है, मतलब हाल ही में ये फैसला हुआ है, अभी पूरी जजमेंट क्या, सेंटेंस क्या होगा, ये थोड़े दिनों के बाद पता लगेगा। मगर ये पता लगा कि माया कोडनानी का जो प्रेजेंस था, एक तो विटनेसेस ने उनको बताया कि वो थी वहाँ जब ये सारा दंगा हो रहा था, और उसके अलावा उनके जो कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी और एविडेंस, इंडिपेंडेंट एविडेंस भी एसआईटी को मिला उसके तहत। ये हर्षमंदर जी, आपसे भी वही सवाल करना चाहूंगा कि नरोदा पाटिया के मामले में जो आज अदालत ने फैसला दिया है, उससे न सिर्फ उन विक्टिम्स को हौसला मिलता है, बल्कि आप जैसे कार्यकर्ता जो संघर्ष करते रहे इंसाफ के लिए, उनको भी एक हौसला मिलता है, कानून में आस्था बढ़ती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आज का फैसला कई कारणों से, जैसे आप बता रहे हैं कि इस देश का जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक संविधान ने जो वादे किए थे, कई बार हम डगमगाए हैं, फिसले हैं, लेकिन इस फैसले से लगता है कि इंसाफ संभव है। इसी तरह के फैसले अगर 1984 में सिख दंगों के बाद होता, भागलपुर के बाद होता, नेली असम में जो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, अगर उस वक्त इस तरह के फैसले होते तो शायद आज हम 2002 की ये घटना भी नहीं देखते, या भविष्य में कम से कम अगली पीढ़ी इससे बच पाएगी। आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मंत्री पद पे बैठे हुए इंसान को जिम्मेदार ठहराया गया है मर्डर के लिए, डायरेक्टली मर्डर प्लस कॉन्स्पिरेसी। तो मतलब साजिश में भी शामिल थी और ये जो नरसंहार में भी वो शामिल थी, ये भी सिद्ध हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे नीना जी ने कहा था कि एसआईटी की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, और समाज में जो असरग्रस्त लोगों के साथ लड़ने वालों की भूमिका। तीस्ता जैसे साथियों ने नरोदा के विक्टिम्स के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। इस सब का एक महत्व है और बहुत सारी शिक्षाएं हम ले सकते हैं कि संविधान के जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं, सरकार भी है, न्यायालय भी जिम्मेदार है, लेकिन हम और आपकी भी भूमिका है।
जी जी हर्षमंदर जी, इस फैसले से उन सब लोगों को हौसला मिलेगा जो इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, इंसानियत के लिए लड़ना चाहते हैं। केटीएस तुलसी साहब वरिष्ठ अधिवक्ता और कानून संविधान के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केटीएस तुलसी साहब, आज जो फैसला आया, हालांकि अभी फैसले के डिटेल आने बाकी हैं, लेकिन जघन्य अपराध के लिए माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को दोषी पाया है अदालत ने। जो आधार कोर्ट ने पाया है, जिस तरह के सबूत कोर्ट के सामने दिए गए हैं, जाहिर है कि अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जिस आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है उस आधार को आप कितना मजबूत मानते हैं? अभी ये तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही कह सकेंगे, मगर यही कि अदालत ने सबूतों को सफिशिएंट पाया है, ये तो इसीलिए तो उनकी सेंटेंस हुई, कन्विक्ट हुए हैं। मगर मैं ये कहता हूं कि ये शायद पहला मौका है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डायरेक्ट रिट फाइल की, जो एक्विटल हो गई थी कुछ केसेस में, उसके खिलाफ रिट फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त की गई कि आप इंटरवीन करें। उस वक्त चीफ जस्टिस खरे थे, उन्होंने ये एक पाथ ब्रेकिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया और फिर ये री इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर कन्विक्शन री इन्वेस्टिगेशन शायद पहली बार हुई होगी, और वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने शायद पहली बार ही एसआईटी गठित की। तो ये जो एक प्रतिक्रिया शुरू की थी जस्टिस जेएस वर्मा ने, कंटिन्यूइंग रिट ऑफ मैंडेमस की विनीत नारायण के केस में, in the case of जैन डायरी, हवाला डायरीज, तो वो इस केस में अपनी शिखर पर पहुंच गई है। और ये स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से कि जब सरकार बिल्कुल दंगों को दबाने में लगी हुई थी, सच को दबाने में लगी हुई थी और दंगों के पीछे बाकायदा सरकार इन्वॉल्व थी, इसको इन्वेस्टिगेशन कभी हो नहीं सकता था, किसी को सजा होने का कोई चांस नहीं था। तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई, ट्रायल को ट्रांसफर किया गया, और यही वजह है कि आज सच की जय हुई है और जो भी दोषी हैं केटीएस तुलसी साहब, सच की जय हुई है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आप भी अहम मानते हैं। नीना व्यास जी, आपने भी इसी बात से शुरुआत की थी कि ये बहुत महत्वपूर्ण था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, फिर से केसेस खुलवाए, जो गवाहों को एक तरह का डर था उनको प्रोटेक्शन दी गई। और हर्षमंदर ने भी एक इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर ये फैसला 1984 के दंगों के बाद आया होता या उससे पहले जो दंगे हुए, बहुत दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे, अगर इस तरह का फैसला पहला आया होता तो आज ये जो उसके बाद दंगे हुए ये ना हुए होते, हजारों लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी हो पड़ती, हिंसा आसाम में अभी जो चल रही है सांप्रदायिक हिंसा वो भी ना हुई होती। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी इशारा कर रही हैं कि इस तरह के हर मामले में शायद सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट, देखिए जिसके स्टेट में ये होता है, बेशक कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या किसी और सरकार की, तो वो चाहते हैं कि इसको दबा दें, क्योंकि उनके लोग अगर कुछ शामिल हैं उन दंगों में तो वो जरूर चाहते हैं कि दबा दें। उनके लोग शामिल नहीं है तो पुलिस भी अगर दोषी है तो पुलिस उनके डायरेक्ट चार्ज में रहती है। तो ये सोचते हैं कि अगर ये हो जाए कि ऐसे दंगे या तो सुप्रीम कोर्ट किसी और स्टेट को ट्रांसफर करके उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाए या एसआईटी मॉनिटर हो जाए, एक दफा ये एक सिलसिला एक ऐसा शुरू हो जाए जो गुजरात में शुरू हुआ, बहुत अच्छी एक प्रतिक्रिया शुरू हुई है, मैं समझती हूँ इससे काफी असर पड़ेगा। अब 2002 के बाद जब ये सारा शुरू हुआ, उसके बाद आसाम में अब जाके हुआ है, मगर 10 एक साल तक तकरीबन शांति थी, सांप्रदायिक शांति रही देश में। जी केटीएस तुलसी साहब, जो नीना व्यास जी कह रहे हैं कि क्या ये संभव है कि जस्टिस खरे ने एक पाथ ब्रेकिंग जो कदम लिया था उस वक्त में, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जो उन्होंने करके दिखाया कि जहां भी सांप्रदायिक दंगे हों या हिंसा हो उसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्या ये संभव है हर स्टेट में हर केस में? नहीं, संभव है या नहीं, मगर ये आवश्यक नहीं है। अब जो आसाम में दंगे हो रहे हैं वो सरकार उनके पीछे नहीं है, सरकार उसको पूरी कोशिश के बावजूद है, मगर जहां पे दंगे सरकार भड़का रही है और सरकार पुलिस को कह रही है कि ये दंगे होने दो,
किसी एक वर्ग को किसी तरह से भी आप जला दीजिए, मर्डर कर दीजिए, मास मर्डर कर दीजिए, होने दीजिए। जब सरकार दंगों के पीछे होती है तब तो हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और ये जजमेंट जो है ये सारे सरकारों के लिए एक चेतावनी है कि अगर सरकार किसी दंगों में एक्टिवली या पैसिवली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो दंगों को सपोर्ट करेगी तो सच को खोजना संभव है और सुप्रीम कोर्ट तक हस्तक्षेप हो सकता है। केटीएस तुलसी साहब, सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मान लीजिए आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि गुजरात में इस तरह के इस फैसले के बाद कम से कम कह सकते हैं कि इस तरह के सबूत मिले हैं कि सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा में हिस्सा लिया और अपने ही नागरिकों की हत्या करवाई। ये इस फैसले के बाद ये बात निकल के सामने आती है। लेकिन जहां भी सांप्रदायिक हिंसा होती है और अगर वहां पर कन्विक्शन नहीं होता है ज्यादातर मामलों में, हर्षवर्धन जो सवाल उठा रहे थे, वैसे में आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस तरह के हस्तक्षेप की जरूरत वहां भी है? नहीं, उस वहां पे जहां स्टेट ऑनेस्टली दंगों को रोकने की कोशिश कर रही है वहां पे इन्वेस्टिगेशन भी ऑनेस्ट होती है। ये बात जरूरी है कि दंगों के मामले में कन्विक्शन रेट कम होता है, मगर हर एक केस में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट को वहीं हस्तक्षेप करना चाहिए जहां पे सरकार की मशीनरी फेल हो जाए और सरकार की मशीनरी ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेशन न करे, ऑनेस्ट प्रोसिक्यूशन न करे और जो झूठे लोग हैं उनको पकड़ के उनको भी एक्विट करवा दिया जाए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन यहां पे एक पाथ ब्रेकिंग प्रोसीजर ले डाउन हो गया है। ये चेतावनी है सभी सरकारों के लिए कि अगर आप दंगों में शामिल होंगे तो सच की खोज आपके हाथ से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है जिसमें सच सामने आ जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। हर्षवर्धन साहब, आपके पास आना चाहेंगे। नीना व्यास जी का ये कहना है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, जब उस पर्टिकुलर राज्य में सांप्रदायिक हिंसा होती है तो ज्यादातर राज्य सरकारों की ये कोशिश होती है कि उसको जितना हो सके दबा के रखा जाए, उसकी खबरें बाहर ना आए और उस पर एक तरह से लीपापोती करने की कोशिश होती है। वैसे में जो गुजरात में जिस तरह का एग्जाम्पल सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हुई और इंसाफ की जीत होती हुई नजर आ रही है, तो क्यों ना जब जहां भी सांप्रदायिक हिंसा होती है इस तरह का एक सेट प्रोसीजर बना दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट उन मामलों की निगरानी करेगी जो भी जांच होगी। नहीं, मैं इनफैक्ट नीना जी की बात से सहमत हूं, तुलसी जी के बात से कुछ आंशिक रूप से असहमत हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं कई ज़िलों में मैंने दंगे बहुत नज़दीकी से देखे हैं और बहुत स्टडी भी किया है। कोई भी बड़ा नरसंहार, सांप्रदायिक नरसंहार कुछ घंटों से भी ज़्यादा चले तो आप मान के चलें कि ये सरकार की सहमति से, खुली सहमति सरकार प्रायोजित कर रही है या मौन रूप से उसको बढ़ा रही, लेकिन सरकार की सहमति के बिना कोई भी सांप्रदायिक दंगा कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकता है। और अगर सरकार की भूमिका गुप्त या खुले तौर पे, गुजरात में ज़्यादा खुला तौर पे था, 84 के दंगों में बहुत खुला था, ऐसे स्थितियों में तो साफ दिखता है, लेकिन और दंगों में भी ये भूमिका है। सरकार कहीं भी सांप्रदायिक दंगों में लोगों को प्रोसिक्यूट करना, उनको सही तौर पे इन्वेस्टिगेट करना बहुत कम उदाहरण है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक स्वतंत्र प्रक्रिया बननी चाहिए जिससे जब कोई दंगा होगा तो दोषियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट करे ये शायद कठिन होगा। इसलिए जो कम्युनल वायलेंस बिल नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था, हम लोगों ने कई तरीकों से सोचा था कि बिल्कुल हर्षवर्धन जी ना सिर्फ कम्युनल वायलेंस बिल और भी कई अहम मुद्दे हैं जो गुजरात में जो सांप्रदायिक हिंसा के दौरान संघर्ष किया लोगों ने, वो मुद्दे सामने आए। उन तमाम पहलुओं पर आपसे बात करेंगे, केटीएस तुलसी साहब से भी और नीना व्यास जी से भी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात हिंसा से जुड़े एक अदालती फैसले के दूरगामी परिणामों पर। केटीएस तुलसी साहब, सीधा आपके पास आना चाहूँगा। गुजरात में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उससे जुड़े हुए और कई मामले अदालतों में चल रहे हैं। उसमें कुछ मामले नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी उसमें अक्यूज माना गया है। बाकी जो मामले चल रहे हैं, आज का जो अदालती फैसला आया है, क्या किसी तरह का प्रभाव उन मामलों में भी आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अदालत ने यह माना है कि सरकार इन दंगों को समर्थन दे रही थी। क्रिमिनल केसेस में ऐसा अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। क्या क्या एविडेंस है हर एक केस में, कौन से गवाह हैं, वो गवाह किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करेंगे, ये सारी चीज़ जो है उतार चढ़ाव बहुत होते हैं क्रिमिनल ट्रायल में, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन से किसी को एक्यूज़ नहीं बनाया जा सकता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। इस एसआईटी ने भी पूरी तरह से जांच करने के बाद देखा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत नहीं जुड़ते हैं, तो इसलिए उनको मुलजिम नहीं बनाया गया। दूसरे किस केस में वो मुलजिम हैं, किस में नहीं है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये इसको कोई दूसरा रंग देने की आवश्यकता नहीं है, मगर कानून की जय हुई है, इंसाफ की जय हुई है। और उम्मीद है कि बाकी केसेस में भी, क्योंकि स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन हो रही है और स्वतंत्र जगह पे इनकी ट्रायल हो रही है, गवाहों को पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसलिए जो भी सच है वो अवश्य सामने आएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा होगी। अभी इंसाफ में लोगों का जो फेथ है वो और स्ट्रांग हो गया है। जी, केटीएस तुलसी साहब बने रहिए हमारे साथ। नीना व्यास जी, अदालत की अपने प्रक्रिया होती है, उसमें सबूत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर अगर मैं कहूं कि आज के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, और ओवरऑल जो एक नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि हैंग मी इफ आई एम गिल्टी, आज क्या नरेंद्र मोदी उस दावे के साथ कह सकते हैं ये बात? देख, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि माया कोडनानी को व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी का चार्ज भी कोर्ट ने लगाया है उनके ऊपर और उनको उसमें कन्विक्ट किया है ना। क्रिमिनल कंस्पिरेसी किस किस के साथ कंस्पिरेसी थी? वो एक विधायक तो थी भाजपा की, जब वो अक्यूज भी थी इतने हीनस क्राइम में, उनको विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर बनाया मोदी सरकार ने उसके बाद। मतलब ये बहुत ताज्जुब की बात है। 33, जहां तक मेरी जानकारी है, 33 बच्चों की इस नरोदा पाटिया में हत्या हुई और 32 औरतों की और 30 मर्द थे शायद, तो 95 लोग कुल मारे गए इसमें और बहुत लोगों को घायल वगैरह हुए थे। घर लूटे गए, घर जलाए गए, वो अलग बात है। अब इसमें ये जब गुजरात का दंगा देखिए बहुत हफ्तों तक चलता रहा और एक जगह नहीं पूरे प्रांत में फैल गया, तो इसमें तो स्टेट चीफ मिनिस्टर की पूरी कल्पेबिलिटी बनती है। अचानक कहीं झगड़ा हो जाए, 2-4 स्टैबिंग्स हो जाए, मैंने बहुत देखे हैं अलीगढ़ में, मैं बहुत राइट्स मैंने कवर की हैं। 2-3 दिन कुछ 2-4 लोग मारे जाते हैं, पुलिस फायरिंग में कुछ लोग मर जाते हैं, मामला कुछ शांत हो जाता है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, फैले गए लोग, ये सारी जो राइट्स हैं फैलती गई और ओपनली मिडिल क्लास औरतें क्या सब लूटपाट में लग गए और दंगे होते रहे सबके सामने। टेलीविजन घूम रहे थे, वहां देख रहे थे कि कैसे आग लगाई जा रही है। बावजूद हिंसा जारी रही। क्या क्या घटनाएं हुई, पूरी बॉडीज 10-10 बॉडीज कहीं पिट में डाल दी, पुलिस ने डाल दी। तो आप ये कह रही हैं कुल मिला के कि नरेंद्र मोदी नैतिक तौर पर नहीं कह सकते कि वो निर्दोष हैं। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, साथ ये एनकाउंटर किलिंग्स चल रही हैं। वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने खुद मान लिया कि एनकाउंटर किलिंग्स हुई हैं। सोराबुद्दीन शेख, उसकी बीबी कौसर बी और प्रजापति का उनके शीर्ष पुलिस ऑफिसर्स और चीजें, और वो एक इशरत जहां का भी मामला खुलने में अभी खुलेगा, मतलब अभी आया नहीं है। अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर का चार्ज अब तो नरेंद्र मोदी के पास है, उनके स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो अरेस्ट हो गए थे, अब बेल में हैं शायद। मगर ये बात देखिए बिल्कुल ऊपर तक तो चली गई है। अमित शाह तो हैं ही हैं, अक्यूज हैं कि नहीं हैं?
तो और जाकिया एहसान जाफरी केस में उनकी पत्नी जो जाकिया, उन्होंने तो मोदी को लिखा है अक्यूज। अब वो आगे एसआईटी और जो एमिकस क्यूरी के थोड़े सा अंतर है उन दोनों की रिपोर्ट में, आगे जाके इस पे क्या फैसला होता है वो देखने की बात, वो देखने वाली बात होगी। हर्षमंदर साहब, आप एक बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा को, एक तो ये फैसला कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, तमाम लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि अगर वो सांप्रदायिक हिंसा में लिप्त होते हैं तो उनको हीनियस क्राइम के तौर पर उनको सजा दी जा सकती है, कानून अपना काम करेगा, इंसाफ होगा इस तरह के मामलों में। लेकिन जो बिल की आप बात कर रहे थे, कम्युनल वायलेंस बिल की अगर बात करें, गुजरात के जो दंगे हुए, जिन लोगों ने, तीस्ता सीतलवाड़ का आपने नाम लिया और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, लेकिन गवाहों को प्रोटेक्शन देना एक बड़ा मुद्दा था। इस मामले में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी थी। आज एक फैसला ऐसा आया है जिसमें यह लगता है कि इंसाफ हुआ है, लेकिन कुल मिला के अगर गवाहों को सुरक्षा देने की बात करें या माइनॉरिटी कम्युनिटी को सुरक्षा देने की बात करें, ये कम्युनल वायलेंस बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो लोग बीजेपी की तरफ उंगली उठा रहे हैं उनकी विल पावर पर भी उंगली उठती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार नैतिक तौर पे अगर ये बिल नहीं पास करे तो बहुत गंभीर बात होगी, क्योंकि बिल में ये सारे चीज़ों का ध्यान रखा गया है, गवाहों का संरक्षण, और जो एक चीज़ जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट उसमें समझता हूँ कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए, जिसके कारण से दंगा फैलता रहे, जैसे नीना जी कह रहे थे, हफ्तों तक चलता रहे, और कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक उसमें कंपोनेंट है। कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सिर्फ उस सरकारी अधिकारी जो स्पॉट पे है उसकी जिम्मेदारी नहीं, जिस स्तर से आदेश आ रहे हैं, जिस सर्वोच्च भी हो स्तर पे, जहां से आदेश आ रहे हैं कि दंगा होने दीजिए, एक्ट नहीं करिए, लोगों को संरक्षण नहीं दीजिए, वो सब दोषी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। और एक स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें भी प्रावधान है। ये सब चीज़ें सरकार को करनी चाहिए। सरकार की एक मतलब, मैं सिर्फ आज क्योंकि आसाम हो रहा है तो मैं संक्षिप्त में उसका कॉन्ट्रास्ट बताना चाहता हूँ। 1983 में नेल्ली में गुजरात से भी शायद बदतर एक नरसंहार हुआ था, और हम आज तक एक व्यक्ति भी नेल्ली के नरसंहार के लिए उसको प्रोसिक्यूट ही नहीं किया है कि सजा तो दूर। और क्यों नहीं प्रोसिक्यूट किया? कि सरकार ने खुद सारे केसेस वापस ले लिए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमने पुराने नेल्ली है, 84 के दंगे हैं, भागलपुर है, इस तरह के बड़े बड़े नरसंहार में बम्बई किसी को हम लोग कानून ने अपना काम नहीं किया, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए हमने बार बार और गंभीर नरसंहार देखे, सांप्रदायिक दंगे देखे। लेकिन आज इस तरह के फैसलों के बाद शायद लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि हम मतलब खुलेआम लोगों का कत्ल कर सकते हैं और बच के कानून के हाथ हमारे पास कभी नहीं पहुंचे। जी हर्षमंदर साहब, मैं लौटने की कोशिश करूंगा आपके पास। केटीएस तुलसी साहब, जो हर्षमंदर साहब कह रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस बिल अभी तक अगर पास हो गया होता, उसकी बेहद ज़रूरत है। आज का फैसला लोगों के लिए एक चेतावनी का काम करता है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि आसाम में 1983 में ऐसे दंगे हुए जो गुजरात से भी ज़्यादा भयावह थे, 1984 का उन्होंने जिक्र किया, मेरठ, मलियाना और कितने ही ऐसे आप उदाहरण दे सकते हैं। इनको रोकने के लिए एक समग्र कानून की जरूरत है और वो जितना जल्दी हो सके पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। मेरे विचार में कानून की कमी नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर से ज्यादा तो कोई कानून नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा सीरियस ऑफेंस है जिसकी मौत की सजा केटीएस तुलसी साहब, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं, लेकिन हर्षमंदर साहब कानून बनेगा उसमें केटीएस तुलसी साहब, हर्षमंदर जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े, जैसा नीना जी ने कहा कि 7 दिन तक दंगे चलते रहे, इंस्टीट्यूशनल बायस है, जो अधिकारी शामिल हैं उसमें, जो कार्रवाई ना करना भी एक तरह से उसमें शामिल होना है, तो कानून ना होने की वजह से शायद उनको फायदा मिलता है। एक बात कहूँ आपकी, जो मलियाना में हुआ, मैंने कवर किया था, मैं स्टेट्समैन अखबार में थी तब,
बल्कि मैंने वो स्टोरी ब्रेक करी थी। मलियाना में पूरा जो हुआ हादसा वो पीएसी के जवानों के इससे हुआ। जी जी। मलियाना में जो हुआ मेरठ के दंगों के बाद, ये पूरा पीएसी के जवानों ने खुद किया। और इसके पूरे सबूत सरकार के पास है। उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसको दोषी ठहराया गया, क्या सजा मिली, किसी को मालूम नहीं। केटीएस तुलसी साहब, जो बॉम्बे राइट्स हुए उसमें जस्टिस श्री कृष्णा की रिपोर्ट आई, मगर फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अब ये कानून का कसूर नहीं है, ये जिस तरह से कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है सरकारों द्वारा उसकी प्रॉब्लम है। आप कोई भी कानून बनाइए, कानून को एनफोर्स तो किसी ने करना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जब मर्डर होता है, मास मर्डर होता है और बिल्कुल मोस्ट रेप्रीहेंसिबल क्राइम्स होते हैं, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन नहीं होगी तो कानून क्या करेगा। तो कानून तो है, अभी भी कानून है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्शन लिया तो सजा हुई। केटीएस तुलसी साहब, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र जांच की जरूरत है, साफ नीयत की जरूरत है, कानूनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे बाकी दूसरे मेहमानों को मानना है कि कम्युनल वायलेंस बिल जो है वो वैसे कानून बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत संवेदनशील तरीके से सरकार को इन पर काम करना चाहिए और जो भी राजनीतिक मतभेद हैं संसद में बहस कर कर उन मतभेदों को दूर करें और सांप्रदायिक हिंसा से लड़ने के लिए एक प्रभावी कानून तैयार किया जाए। हर्षमंदर साहब आपका, केटीएस तुलसी साहब आपका और नीना व्यास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।